जिस जाट वोट की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराती आई है, उसी जाटलैंड में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का डर भी सता रहा है। इस समय जाटों को मनाने के लिए, जाटों को मनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता लगातार न केवल दौरे कर रहे हैं बल्कि बातचीत भी कर रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में जाट नेताओं से मुलाकात कर रणनीति बना रहे हैं। यूपी के चुनाव में तमाम काफिले इस वक्त कैराना की तरफ ही कूच करते दिख रहे हैं। 2 दिन पहले आपने कैराना में गृह मंत्री अमित शाह का ये कैंपेन देखा और ये भी सुना कि बीजेपी पश्चिमी यूपी में किस हद तक हमलावर है। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में ही मतदान का इम्तिहान है, इसलिए यहाँ प्रचार युद्ध में धुआंधार होना लाजमी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के तमाम नेताओं की चुनावी चढ़ाई पश्चिमी यूपी पर है, लेकिन इन सब के पीछे बीजेपी की एक अलग बेचैनी भी है। वो बेचैनी जाटों के समर्थन को लेकर है। बीजेपी चिंतित है कि कहीं कृषि कानूनों पर किसानों का आक्रोश जाटलैंड में पुराने समीकरण बिगाड़ न दे। इसलिए कैराना के दौरे से वापस आते ही गृह मंत्री अमित शाह जाटों को मनाने की कवायद में लग गए हैं। जब भी चुनाव आता है हम लोग बैठते हैं, ऐसी बात नहीं। उसमें जो समाज के लोग हैं अपनी बात भी रखते हैं। जाटों में नाराजगी है बीजेपी के प्रति? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हर बार कहा जाता है, 17 में भी यही कहा गया था, आप याद करो, 19 में भी यही था। जब महागठबंधन हुआ था तो भी यही बात आई थी, तो 17 में भी हमने प्रूव किया, 19 में भी हमने प्रूव किया, और मुझे लगता है इस बार भी 22 में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के उम्मीदवार सपा और दूसरी पार्टियों का आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादातर वोट हमें ही मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। सवाल है कि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी ने जो जनाधार बनाया, क्या किसान आंदोलन से उसमें सेंध लग गई है? वो भी इतनी कि बीजेपी को जाट वोट खिसकने का खतरा दिखने लगा है, क्योंकि बीजेपी के धुरंधर बराबर ध्रुवीकरण की कोशिश करते दिख रहे हैं। याद कीजिए, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ। जाटों के समर्थन से बीजेपी ने विपक्ष का सफाया किया। 2014 के बाद अजीत सिंह, जयंत चौधरी सांसद नहीं बने। आरएलडी को जाटलैंड में ही जड़ें गंवानी पड़ गई। लेकिन इस बार पश्चिम यूपी की हवा का रुख बीजेपी को परेशान कर रही है और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाने पर मजबूर हो गई है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और केंद्रीय गृह मंत्री की जाट नेताओं से आज की मुलाकात, क्या मुद्दा है, क्या एजेंडा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव बालियान से आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, आज जाट नेताओं की बैठक है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? देखिए, जब चुनाव होता है तो बैठकें होती हैं, अलग अलग जगह से प्रभावशाली लोगों को बुलाया जाता है, और कोविड के उसमें रैलियां हो नहीं रही, तो बैठ के हर जगह बातचीत हो रही है, चाहे वो क्षेत्र में जाके हो रही हो या दिल्ली में हो रही हो। तो इसका मकसद यही है कि आपस में बैठ के बातचीत चुनाव के संबंध में। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने इसी तरीके की बैठक की थी, और उस बैठक का पर्पस ये था कि जाट वोटर जो है वो बीजेपी के साथ आए। आरक्षण को लेकर नाराजगी थी जाटों के, तब वो अभी तक तो खैर नहीं हुआ। लेकिन क्या ये माना जाए कि आप लोग जाट नाराज हैं बीजेपी से कृषि कानूनों को लेकर, और जाटों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला विधानसभा में, लोकसभा में? देखिए, कृषि कानून को समाप्त हुए काफी दिन हो चुके हैं, और जब वो वापस लिए प्रधानमंत्री के बाद तो वो चैप्टर बंद हो गया था। विपक्षी दल बार बार उस चैप्टर को जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन जनता की नजरों में नहीं है। अब जनता की नजरों में और मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश अगले 5 साल तक कैसा चले, ये सबकी सोच है, ये कोई जाट नहीं, सभी जो उनकी सोच है। और जब भी चुनाव आता है हम लोग बैठते हैं, ऐसी बात नहीं। उसमें जो समाज के लोग हैं अपनी बात भी रखते हैं।
जाटों में नाराजगी है बीजेपी के प्रति? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हर बार कहा जाता है, 17 में भी यही कहा गया था, आप याद करो, 19 में भी यही था, जब महागठबंधन हुआ था तो भी यही बात आई थी। तो 17 में भी हमने प्रूव किया, 19 में भी हमने प्रूव किया, और मुझे लगता है इस बार भी 22 में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के उम्मीदवार सपा और दूसरी पार्टियों को आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादातर वोट हमें ही मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। आप मुजफ्फरनगर से चुनकर आते हैं, आपकी लोकसभा के अंदर एक विधायक थे उमेश मलिक, उनका बड़ा विरोध हुआ था, लोगों ने उनकी गाड़ियों पे पथराव कर दिया था, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, क्या वो डर है आपको? देखिए, कहीं भी अगर 10 लोग खड़े होकर, अभी चुनाव चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि 10 लोग किसी पार्टी खड़े होकर नारेबाजी करें, तो उसे विरोध नहीं कर सकते। हर गांव में हर पार्टी के कार्यकर्ता है, वो कई बार अपने नेता के पक्ष में नारा लगाते, तो उसे विरोध का नहीं दिया जा सकता। वो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वो अपने नेता के लगाते हैं, हम अपने नेता के लगाते हैं। इस बैठक में बीजेपी के नेता हैं या खापों के भी नेता आ रहे हैं? नहीं, इसमें समाज के अलग अलग जो वर्ग हैं, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, जो की वोटर्स बोलते हैं, उनको वे लोग बैठ के बातचीत करें। क्या ये मान के चला जाए कि आरएलडी जिस तरीके का कैंपेन कर रही है, वो ये कह रही है कि जाटों के साथ जो है बीजेपी ने जो है दुर्व्यवहार किया है, उनको सही सम्मान नहीं मिला सरकार में, चाहे वो केंद्र में हो या प्रदेश में हो? 7 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, 18 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। अब मैं उनके टिकटों की गिनती करके आपको बताऊं, उससे पहले उनके नेताओं से पूछो कि उन्होंने कितने जाट को टिकट दिया। दूसरी पार्टी से दुगने जाट टिकट भारतीय जनता पार्टी के। अंतिम सवाल, बहुत से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जाट अगर साथ नहीं देंगे तो सरकार बनने के बाद जो है वो देख लिया जाएगा। जाटों को आज तक तो कोई देख नहीं पाया, सरकार बनी हो या ना बनी हो। मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी ताकत है कि जो देख सके। मैं संजीव बालियान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ ब्राह्मणों के खिलाफ है, आपने ट्वीट किया कि ये वीडियो ठीक नहीं है, विपक्ष कह रहा है कि ये वीडियो बिल्कुल ठीक है। ये फर्जी बातें हैं और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में कभी पड़ना भी नहीं चाहिए। मेरे जितना सम्मान शायद कोई नहीं करता होगा ब्राह्मणों का। ये फर्जी हैं, इस तरह की बातें चला के चुनाव के समय पे निकाली जाती हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी ताक में रहते हैं, इस तरह की वीडियो बना कर डालने का काम जिनका है। कितनी सीटें इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलेंगी? 65 में से 57 थी पिछली बार। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश वो भी है जो मथुरा आगरा तक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं, 65 नहीं 136 सीटें हैं, और पिछली बार भी पहले चरण में तो 65 ही हैं। हाँ, पहले चरण में 65 है मिला के। मुझे लगता है कि जो 2017 का माहौल है, इसी तरह का माहौल देख रहा हूँ। बाकी तो जनता तय करेगी कितनी सीटें देगी। मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि पहले ही बता दूं इतनी सीटें आएंगी, लेकिन माहौल अच्छा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ हम जीतेंगे। जी, ये थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना जोर लगा रही है, दूसरी तरफ रालोद और सपा के बीच जो करार है, तीसरी तरफ किसान नेता खाप, बहुत अलग अलग तरह के समीकरण बनते भी जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रयास यही है कि मुसलमान और जाट एकजुट हो जाए। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा अब जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। और हिमांशु, ऐसी परिस्थिति में ये जो अभी बैठक होने वाली है केंद्रीय गृह मंत्री की जाट नेताओं के साथ, कितनी अहम है? और ये जो खबर आ रही है कि रालोद के टिकट पर सपा के नेताओं को लड़वाया जा रहा है, इससे क्या रिएक्शन है जमीन पर? देखिए, बिल्कुल ये जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गौरव, क्योंकि इस बैठक के अंदर जाट नेता जो है बीजेपी के वो आए हैं। और इससे पहले भी 2017 में अमित शाह ने इसी तरीके की बैठक की थी, तब जाट आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वो आरक्षण का मुद्दा अभी भी है, और किसानों की नाराजगी जो है आंदोलन को लेकर थी, कृषि कानूनों को, जिसको लेकर 1 साल तक चला, वो एक नाराजगी है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं इस बैठक के अंदर जो चर्चा में रहने वाले हैं, चाहे वो बिजली के बिल हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है किसानों के सामने है। और इसको लेकर किस तरीके से अमित शाह जो है इन मुद्दों को लेकर अपने जो कोर वोटर हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगे। क्यों, याद कीजिए, आप 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 17 का विधानसभा हो या 19 का लोकसभा चुनाव हो, जाटों ने हमेशा बीजेपी के पक्ष में वोट किया और एक अच्छी खासी संख्या में बीजेपी को जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीत दिलाई है। और अब ये देखना है कि क्या आज अमित शाह जब जाट नेताओं के साथ ये बैठक कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने इस तरीके की कई बैठकें की हैं, और अब
उनका क्या फीडबैक है और उसको लेकर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बीजेपी के सामने एक समस्या है कि जाट वोटर्स को कैसे जो है अपने पक्ष में लाया जाए, क्योंकि 3 चुनावों के अंदर जाटों ने हमेशा बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। इस बार अगर बीजेपी को ये कहीं ना कहीं फीडबैक है कि जाट नाराज हैं और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है, तो ये माना जा सकता है कि जाटों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास करना चाहती है। कल देश के रक्षा मंत्री खुद जो है बागपत जा रहे हैं, मेरठ के अंदर जो है किसानों के साथ जो है इंटरेक्शन करने वाले हैं, चौपाल करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं खुद गृह मंत्री अमित शाह कल मथुरा के अंदर रहेंगे, नोएडा में है। तो इस तरीके से जाटों के साथ साथ अन्य जातियों का जो समीकरण था, सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने पिछली बार बनाई थी, वो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी चाहती है इस बार फिर से काम करे। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने उम्मीदवार उतारे हैं, उससे बीजेपी के कैंप में बेचैनी तो है, लेकिन बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि उसका नुकसान जो है वो उनका ना हो और जाट एक बार फिर से। अगर केंद्रीय गृह मंत्री की बात की जाए हिमांशु, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कैराना से ही शुरुआत की अपने प्रचार की। कैराना गए केंद्रीय गृह मंत्री और नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के जो नेता है, प्रत्याशी हैं, उनका किस तरह का बयान आ रहा है वो भी दर्शक सुन रहे हैं। हम इस बड़ी चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की क्या रणनीति है? अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति भी अब साफ नजर आ रही है। कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाकर अखिलेश यादव ने भी यह जता दिया है कि ध्रुवीकरण का रास्ता उन्हें भी भा रहा है। उनके उम्मीदवार रह रहकर किस रास्ते पर किस तरह आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बना रहे हैं इनसे सामान लेना बंद कर दो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। अखिलेश ने कैराना के लिए चेहरे की तलाश कर ली है। नाहिद हसन जेल से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने उन्हें समाजवादी साइकिल पर सीट दे दी है और ये भी साफ कर दिया है कि मुस्लिम परस्ती उनके लिए भी कितनी बड़ी मजबूरी है। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बना रहे हैं इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो। नाहिद हसन पर अखिलेश का यूं भरोसा करना ये साफ कर रहा है कि पश्चिम यूपी के चुनावी भूकंप का एपिसेंटर कहां है। ये भी साफ हो गया है कि जिस पर बल्लेबाजी करने को बीजेपी आतुर दिख रही है, उस पिच से अखिलेश को भी कोई शिकायत नहीं रही। कैराना से नाहिद हसन को उतारने का संदेश बेहद साफ है। पश्चिम यूपी में अब मजहबी मुद्दों का ही मारधाड़ है। नाहिद हसन के नफरती नगमे तो सबने देखा और सुना। अब मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी के एक और उम्मीदवार आदिल चौधरी का वीडियो भी वायरल है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। आदिल चौधरी इस वीडियो को लेकर सफाई दे रहे हैं। बीजेपी पर वीडियो से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। आज तक इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो पर राजनीति बेहद गर्म है। ये हम क्या बोल रहे हैं और इसको क्या कर दें, तो ऐसा हमारा कुछ नहीं। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो कोई बात सुनो, क्या बोला था आपने, किस संदर्भ में बोला? हमने किसी संदर्भ में नहीं बोला और हमारा आगे भी यही है कि हम सबके हाँ काम करेंगे। हमारी भाजपा वाली सोच नहीं है। हमारी सरकार आ रही है और इंशाल्लाह जैसे हम पहले काम करते थे ऐसे काम करेंगे। सवाल ये है कि वो जो वीडियो वायरल हो रहा है आपका है, क्या कहा है? नहीं, हम वो हमारा नहीं है, मैं बताऊँ ना। हम अब भी आपसे कोई बात कर रहे हैं, अब कोई इसमें से लेके कुछ और कहने लगे तो ये हमारा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब करते हैं आदिल चौधरी जैसे लोग। आदिल चौधरी जैसे लोग अभी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई है तभी इनके स्वर हैं। जरा कल्पना करिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो इनके स्वर कैसे होंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों को, हिस्ट्री सीटर्स को, माफियाओं को, गुंडों को अब कोई जगह नहीं मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी इस दीवा स्वप्न में ही रह जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता इनको फिर खारिज करेगी। अखिलेश के लिए राहत की बात यह है कि आजम खान को चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल चुकी है। आजम खान मुलायम के विश्वस्त हैं, अखिलेश के भी अजीज हैं। यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं।
अदालत ने आजम खान के नामांकन को मंजूरी दे दी है, लेकिन बीजेपी को पश्चिम यूपी के चुनाव तक कोई और मोर्चा मंजूर नहीं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने के ऐलान के बाद कांग्रेस में बवाल मच गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी को घेरने की कोशिश की है। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने गुलाम नबी आजाद को बधाई देते हुए कहा है कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिला है, बधाई हो भाईजान। विडंबना यह है कि जब देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता दे रहा है, कांग्रेस पार्टी उनकी सेवाओं की उसे आवश्यकता नहीं है। कपिल सिब्बल का बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इशारों में गुलाम नबी आजाद को गुलाम बता दिया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य के अवार्ड वापस करने के निर्णय पर प्रतिक्रिया करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने सही कदम उठाया, वो आजाद रहना चाहते हैं, गुलाम नहीं। कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और शशि थरूर कांग्रेस के भीतर 23 नेताओं के उस समूह का हिस्सा हैं जो पार्टी संगठन में परिवर्तन की मांग लगातार करते आए हैं। इस समूह को G23 के नाम से भी जाना जाता है। इस समूह में आनंद शर्मा ने कपिल सिब्बल को पद्म भूषण के लिए बधाई दी है।